आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं अनुराग मुस्कान। कोयला खदान आवंटन घोटाले पर संसद में एक बार फिर शीत सत्र वाली ही गहमा गहमी गर्मा गर्मी शुरू हो गई। कोयला और इस्पात मंत्रालय की स्थायी संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में 1993 से 2008 के बीच सभी कोयला खदानों के आवंटन को गैर कानूनी बताया, तो बीजेपी ने संसद के दोनों सदनों में हंगामा खड़ा कर दिया। अब बीजेपी इस मामले में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के इस्तीफे की जिद ठान चुकी है और कांग्रेस इसे फिजूल का सियासी हंगामा बता रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई यह हंगामा बेमतलब है? कहीं ऐसा तो नहीं कि 2G घोटाले में एनडीए की नीतियों पर सवाल उठने के बाद बीजेपी कोयला घोटाले का बदला लेने का हथियार बना रही हो? इस कोयला घोटाले को सवाल बड़ा है, इसलिए आज बड़ी बहस इसी पर कि क्या कोयला घोटाले के लिए मनमोहन सिंह जिम्मेदार हैं? क्या कोयला घोटाले के लिए मनमोहन सिंह जिम्मेदार हैं? ये हंगामा उन कोयला खदानों से निकला है जिसमें सीएजी ने 1,86,000 करोड़ का घपला पकड़ा था। संसद के शीतकालीन सत्र पर भारी पड़ा कोयला घोटाला अब बजट सत्र की भी बर्बादी का सबब बनता दिख रहा है। कोयला घोटाले पर नए हंगामे की शुरुआत हुई संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट आने के बाद। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी की अध्यक्षता वाली स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 1993 से 2008 के बीच देश में जितने भी कोयला खदानों का आवंटन हुआ वो सब गैर कानूनी है। निजी कंपनियों को मनमाने तरीके से कोल ब्लॉक आवंटित किए गए। हम लोग बोला जो कोल ब्लॉक को जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कोल ब्लॉक डिस्ट्रीब्यूशन का अलॉटमेंट जो हुआ वो इलीगल है। स्टैंडिंग कमेटी के इस खुलासे को बीजेपी ने सरकार के खिलाफ हमले का सबसे धारदार हथियार बना दिया। बीजेपी ने सीधे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर निशाना साधा, जो यूपीए 1 में कोयला मंत्रालय का काम भी देख रहे थे। बीजेपी का कहना है कि सबसे ज्यादा कोल ब्लॉक आवंटन 2004 से 2008 के बीच ही हुए, लिहाजा प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना होगा। कोलगेट मामले में पीएमओ की भी भूमिका है और जिस तरह से सीरीज ऑफ करप्शन के विषय आए हैं और जिस तरह से बचाने की कोशिश की गई है बार बार, तो आज बीजेपी की पार्लियामेंट्री पार्टी ने ये निर्णय किया है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह इस्तीफा दें। ये सारा कोयले का आवंटन जो हुआ वो प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर से हुआ, क्योंकि वही कोयला मंत्री थे और इसलिए इनका इस्तीफा होना चाहिए। बीजेपी के इस वार पर पलटवार की जिम्मेदारी भी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने खुद संभाल ली। हंगामे के बीच जैसे ही सदन की कार्यवाही रुकी, कांग्रेस ने तुरंत कोर ग्रुप की बैठक बुलाई और सोनिया की तरफ से फ्रंट फुट पर बैटिंग करने आए कमलनाथ ने कह दिया कि बीजेपी के आरोप बेबुनियाद हैं, इसलिए पीएम के इस्तीफे का कोई सवाल ही नहीं उठता। पिछले 9 सालों में बहुत दफे बीजेपी ने प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगा है, हर विषय पर मांगा है, हर घटना पर मांगा है। तो ये सब बातें राजनीति में और संसदीय परंपरा में होती है। प्रधानमंत्री के इस्तीफा का कोई तीसरी ब्लॉक आवंटन मामले में स्थायी समिति की रिपोर्ट में जो खुलासे हुए हैं वो नए नहीं हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर बीजेपी अब इस पर पीएम के इस्तीफे की मांग क्यों कर रही है? कहीं ये 2G मामले में जेपीसी की लीक हुई रिपोर्ट का बदला तो नहीं है, जिसमें पीसी चाको की अध्यक्षता वाली संयुक्त संसदीय समिति ने 2G घोटाले के लिए अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की नीतियों को जिम्मेदार बताया था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चलिए इस पर अब बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं और आज बड़ी बहस में जो मेहमान हिस्सा ले रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह यहां मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरे साथ सीपीआई की नेता अमरजीत कौर यहां पर स्टूडियो में मौजूद हैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कांग्रेस से प्रभा ठाकुर हमारे साथ रहेंगी, बीजेपी से हमारे साथ कैप्टन अभिमन्यु प्रवक्ता मौजूद हैं और साथ ही समाजवादी पार्टी से हमारे साथ नरेश अग्रवाल जी इस चर्चा में शामिल होंगे। सबसे पहले कैप्टन अभिमन्यु, मैं आपसे जानना चाहूंगा, शीतकालीन सत्र जो था संसद का वो भी आप लोगों के हंगामे की भेंट चढ़ गया, यही सब कुछ हंगामा होता रहा कोयला घोटाले को लेकर के। तब से अब तक ऐसा नया क्या हो गया जो आप लोग एक बार फिर से हंगामा करने लगे? ये क्या, इसके पीछे की वजह बताइए, या कुछ नया तथ्य आया हो तो वो बताइए। भारत के इतिहास में सबसे बड़ा घोटाले के रूप में ये कोयला घोटाला सामने आया है।
और इस सरकार के काले कारनामों को, इसकी फेहरिस्त लंबी होती जा रही है। इस कोयला घोटाले को जांच करने वाली सीबीआई की जो टीम है, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जांच चल रही है, जिसको सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना है, माननीय सुप्रीम कोर्ट उनको एक हलफनामा दाखिल करने के लिए कहते हैं कि आप इस बात को हमको प्रमाण सहित बताइए कि कहीं किसी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ने इस सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट को कहीं देखा क्या। और इस बात का खुलासा जब समाचार पत्रों मीडिया के माध्यम से होता है कि सीबीआई की वो स्टेटस रिपोर्ट को देश के कानून मंत्री अपने कार्यालय में बुला करके देखते हैं और उसके अंदर संशोधन करते हैं और प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारी भी उस रिपोर्ट को देखते हैं, तो ये एक प्रकार से चोरी और सीना जोरी और सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। नहीं, मामला तो ये तब का है ना जब से आप कोतवाल जो थे। स्वयं आरोपी हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय जो स्वयं आरोपी है, वह आरोपी होने के बावजूद जो उसके ऊपर जो रिपोर्ट है उसको देखने। नहीं, मैंने आपसे ये जानना चाहा कि इसमें नया क्या हो गया, मजाक उड़ाया जा रहा है। इसमें नया क्या हो गया? जो सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया कि 1993 से खदानों के आवंटन को लेकर के अनियमितता पाई गई है, तो फिर इसमें सिर्फ ये तो इस तरफ इशारा करता है कि काली गुफा आपने बनाई, कोतवाल जब आप थे तब भी आवंटन ठीक से नहीं हुआ, तो इसमें फिर सिर्फ प्रधानमंत्री ही दोषी क्यों हैं? देखिए, आप दो बातों को बड़ा स्पष्ट करके चलें। हाँ। एक मामला है जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है, जिसने 2004 से लेकर के 2008 के बीच में जो कोयला ब्लॉकों का आवंटन का मामला है उठाया कि 170 कोल ब्लॉक जो कॉम्पिटिटिव बिडिंग के माध्यम से ना दे करके एक डिस्क्रिशनरी तरीके से एक कमेटी बना करके और आवंटन करने का काम किया, उसमें 1,76,000 करोड़ रुपए की धांधली हुई है। उसकी जांच सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से सीबीआई कर रही है। उस जांच को प्रभावित करने का काम यह सरकार कर रही है। आज वर्तमान में पूरे देश में सरकार के रवैये को आप देखिए, चाहे 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला हो, उसमें जेपीसी की जांच उस पे दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए नहीं, सरकार को बचाने के लिए की जा रही है। वो कांग्रेस की कमेटी बन गई है। इसी प्रकार से सीबीआई की जांच को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है, इस तरह का विरोध तो आप पहले भी करते रहे हैं। सीबीआई दोषी पाया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सरकार अपने मुंह पर जो कालिख पोती गई है उसको मिटाने की इस प्रकार से प्रयास कर रही है। उसको आप स्वीकार, जो दोषियों को पकड़ने की बजाय नहीं, सरकार तो कहती है कि सरकार तो कहती है, नहीं सुनिए, सरकार तो कहती है कि एनडीए के कार्यकाल में जो आवंटन को लेकर नीतियां बनी हम तो उसी को फॉलो कर रहे हैं, ये तो अनियमितता तभी से थी। आप तो अनुराग जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप सारी बातों को अच्छी वरिष्ठ पत्रकार तो हमारे साथ बैठे हैं, एनके सिंह साहब। 2004 में मैं आपको बताना चाहता हूं, एनके सिंह साहब भी हमारे बहुत सम्मानित पत्रकार हैं। 2004 में एक पॉलिसी को लेकर के एक परिवर्तन की योजना बनाई गई। तत्कालीन कोल सेक्रेटरी पारिक साहब ने एक प्रस्ताव दिया कि हमें अपने कोयले की आवंटन को सुनिश्चित करने के लिए नए कोल ब्लॉक्स को अगर हमें डेवलप करना है, तो अगर उसको हमें और ज्यादा उसमें निवेश करना है, तो हमें कॉम्पिटिटिव बिडिंग के माध्यम से प्राइवेट पार्टीज को इस पूरे कोल की एक्सप्लोरेशन के अंदर इन्वॉल्व करना चाहिए, इसकी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व करना चाहिए, लेकिन वो कॉम्पिटिटिव बिडिंग के माध्यम से हो। उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय को, प्रधानमंत्री को, कैबिनेट को बाकायदा पत्र लिख करके आगाह किया कि अगर इस प्रकार से डिस्क्रिशनरी अलॉटमेंट होती है तो बहुत बड़ा लाभ कुछ पूंजीपतियों को हो सकता है, क्रोनी कैपिटलिज्म का एक कल्चर शुरू हो सकता है। और उस वक्त कैबिनेट ने इसको स्वीकार किया, कॉम्पिटिटिव बिडिंग के प्रोसेस को स्वीकार किया, लेकिन न कोल माइंस एक्ट के प्रावधानों में परिवर्तन किया गया, न एमएमडीआर एक्ट के प्रावधानों में परिवर्तन किया गया। एक खिड़की खोल दी गई कि एक कमेटी बना करके कि जो आए और इसके अंदर कोई मानदंड नहीं, कोई उसका आधार नहीं, कोई उसका तरीका चिन्हित नहीं किया हुआ, और जो भी आए उसके अंदर जैसा चाहे पॉलिटिकल जो कारणों से, क्या कांग्रेस के लोगों को ही एक कोयल ब्लॉक आवंटन किए गए? कितने कांग्रेस के लोगों के इसमें नाम आए हैं? आप साज पूरा घोटाला तो इस बात का है कि कोई प्रक्रिया नहीं थी, कोई तरीका नहीं था। और अब जो 93 से लेकर 2004 की आप बात करते हैं, मैं अनुराग जी आपको बताना चाहूंगा कि उसके अंदर चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही, चाहे वो देवेगौड़ा जी की रही, चाहे वो गुजराल साहब की रही, चाहे एनडीए की रही, तब एक प्रक्रिया रही थी। उस प्रक्रिया के तहत साल में 3-4 कोल ब्लॉक आवंटन किए जाते थे,
या तो किसी सरकारी उपक्रम को और या किसी बड़े पावर प्लांट और स्टील प्लांट को, तो कि उनको उनका फ्यूल सुनिश्चित किया जा सके। लेकिन इतने 170 कोल ब्लॉक का आवंटन अचानक कर देना और फिर पिछले 2 साल में जब से आपने इस कॉम्पिटिटिव बिडिंग की नीति को स्वीकार करके एक्ट में संशोधन किया है, 2 साल में एक भी आपने कॉम्पिटिटिव बिडिंग के माध्यम से कोल ब्लॉक नहीं दिया। ऐसी क्या जल्दी हुई थी कि 170 कोल ब्लॉक आप बांटने चले हैं? इसमें सीधा सीधा भ्रष्टाचार है। प्रधानमंत्री स्वयं कोयला मंत्री थे, उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ठीक है, अमरजीत कौर इस पर आपसे कुछ पूछना चाह रही हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि आप खुद कह रहे हैं कि इतनी सरकारों के टाइम में आवंटन कम था, लेकिन आपकी सरकार के दौरान, एनडीए की सरकार के दौरान उस कम आवंटन को तेज किया जा सके और प्राइवेट सेक्टर को धड़ाधड़ दिया जा सके, उसकी पॉलिसी का निर्धारण आपकी सरकार के दौरान हुआ। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 2004 में अचानक आवंटन नहीं हो सकते, उससे पहले कोई नीति ऑन प्लेस होनी चाहिए। बहुत प्रोसेस लगती है गवर्नमेंट में, साल 2 साल 4 साल लग जाते हैं, इसलिए दोष तो वहां भी है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपकी राज्य सरकारें क्या कर रही थी। क्या आपकी राज्य सरकारों ने इस बात की डिमांड की कि हमारी स्टेट में अगर कोई आप कोयला आवंटन करोगे तो आप इसी तरीके से ऑक्शन से करोगे, दूसरे तरीके से नहीं? आप कर्नाटका में क्या कर रहे थे, हम पूछना चाहते हैं। आपकी सरकार थी, दूसरे राज्यों के अंदर आपकी सरकार थी, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार थी, तो आप क्या कर रहे थे? इसलिए जहां कांग्रेस दोषी है इस भ्रष्टाचार के लिए, वहीं इस पॉलिसी फ्रेमवर्क को बनाने की बीजेपी की दोषी ही नहीं है, बल्कि उनकी राज्य की सरकारें भी वही सब कुछ कर रही थी। वही रेड्डी ब्रदर्स कर्नाटका में बीजेपी का साथ ले रहे हैं, वही रेड्डी ब्रदर्स कांग्रेस का साथ ले रहे हैं आंध्र प्रदेश के अंदर। तो कोयले की दलाली में मुंह काला आप सिर्फ कांग्रेस को क्यों कह रहे हैं? उसमें तो कोयले की दलाली में मुंह काला बीजेपी का भी है। तो अभी आप अचानक उठे हैं, तो आपको किसने रोका था उस पॉलिसी फ्रेमवर्क को दुरुस्त करने से? इसलिए मैं ये समझती हूँ कि ये सिर्फ इस वक्त जो हंगामा है, उस हंगामे के अंदर कांग्रेस का दोष है, यस, उनको जवाबदेही देनी चाहिए, यस, बीजेपी का दोष है, उनको भी जवाबदेही देनी चाहिए। इसलिए इस सारे मामले के अंदर हम ये समझते हैं इस पॉलिसी फ्रेमवर्क में दोष है इनका। सेंटर और स्टेट्स दोनों का रोल होता है। जब आप किन्हीं भी माइंस को ऑक्शन पे देते हैं, या बिड से देते हैं या वैसे देते हैं, गवर्नमेंट से पूछा जाता है, स्टेट गवर्नमेंट्स भी कई बार रिक्वेस्ट भेजती हैं सेंटर को, तो सेंटर और स्टेट दोनों दोषी होते हैं। तो जब दोनों दोषी थे, अगर कांग्रेस सेंटर में गलती कर रही थी तो आपकी राज्य सरकारें क्या कर रही थी? कोई भी एक भी जगह बताएंगे आप लोगों ने उसको रोका हो? आप तो धड़ाधड़ आपने भी शुरू किया अपने राज्यों के अंदर। अभिमन्यु जी, मुझे माफी चाहूंगा कि बहन जी को शायद पूरी जानकारी नहीं है। जानकारी है, और शायद मैं ट्रेड यूनियनिस्ट हूं, मैं ज्यादा जानती हूं। के अभाव में वो कांग्रेस के पक्ष की बात ज्यादा कर रही है। बिल्कुल नहीं कांग्रेस के पक्ष की कर रही, आपके सामने रखना चाहूंगा। कांग्रेस तो बड़ी प्रसन्न है, वो ट्रेड यूनियनिस्ट हूं, मैं ज्यादा जानती हूं। के अभाव में वो कांग्रेस के पक्ष की बात ज्यादा कर रही है। बिल्कुल नहीं कांग्रेस के पक्ष की कर रही, आपके सामने रखना चाहूंगा। कांग्रेस तो बड़ी प्रसन्न है, उन्होंने तो ये कह दिया दोनों का मुंह काला है कोयले के स्केल में। बहुत खुश है उस घोटाले को करने में। आपको जानकारी देने के लिए कि जो पूरा जो कोयला का मंत्रालय है और जो माइंस एंड मिनरल्स का जो रिसोर्सेज का जो अलॉटमेंट का मैटर है, ये केंद्र सरकार का विषय है। इसमें राज्य सरकारों का कोई रोल नहीं है। उनका अधिक से अधिक रिकमेंडेशन का रोल हो सकता है। वो ये पूरा का पूरा अलॉटमेंट का जो प्रोसेस हुआ है 2004 से लेकर 2008 तक, इसमें राज्य सरकारों की कोई रिकमेंडेशन को कहीं पर कोई उसका महत्व नहीं दिया गया है। जिस कमेटी ने जो ये कोल ब्लॉक को आवंटन किया है, उसने कोई परवाह नहीं की है कि राज्य सरकारों ने किसको रिकमेंड किया है, किसको नहीं। तो वही तो हम कह रहे हैं, आपने हॉल्ट क्यों नहीं किया था? बीजेपी ने तब हॉल्ट क्यों नहीं किया? आप क्यों नहीं तुरंत अगर रिकमेंडेशन नहीं मानी गई? का सवाल है। तो सीबीआई जांच हो रही है, ठीक है, सुप्रीम ठीक है, चलिए मैं मामला है, ठीक है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है। ठीक है, नरेश अग्रवाल भी हमारे साथ है। नरेश अग्रवाल जी, आप क्या प्रतिक्रिया इस पर जाहिर करेंगे? क्योंकि देवेगौड़ा साहब के टाइम में और गुजराल साहब के टाइम में आप तो सरकार के अंदर थे उस वक्त। ये तो 93 से अब तक का मामला चला आ रहा है। नहीं, देखिए 93 से 2008 तक के कोयले आवंटन की बात कही गई है और मुख्यतः उसमें कांग्रेस यूपीए एनडीए 2 की सरकारें थी। तो गुजराल साहब की तो बहुत कम समय रही सरकार है,
तो मैं कह सकता हूं कि दोषी दोनों लोग बराबर हैं। नहीं, जवाब थोड़ी सी जिम्मेदारी तो ले लीजिए नरेश अग्रवाल जी, आप भी। नहीं, हम कैसे जिम्मेदारी ले लें? हमारे जमाने में कोई कोयला आवंटन हुआ ही नहीं। जिस समय थोड़ी देर के लिए सरकारें बनी, ज्यादातर नीति बनी वो बीजेपी के शासनकाल में बनी। आवंटन भी उनके शासनकाल में कुछ हुए, बाकी इस यूपीए के शासनकाल में हुए। मैं तो कहता हूँ दोनों को भी इतराज नहीं करना चाहिए। इसकी पूरी जांच जो है। अच्छा, बड़ा दोषी कौन है नरेश अग्रवाल जी? तो एनडीए या यूपीए? नरेश अग्रवाल जी, एनडीए या यूपीए? बड़ा दोषी कौन है? देखिए, मेरे हिसाब से दोनों दोषी, मैं दोनों को दोषी मानता हूँ। इसमें एनडीए भी दोषी है, यूपीए भी। नहीं, लेकिन अभिमन्यु जी कह रहे हैं हम छोटे वाले दोषी हैं। हमारे कह रहे हैं हमारे कार्यकाल में इतने आवंटन नहीं होते थे। अरे ये 170 आवंटन तो किए ही नहीं कभी। छोटा बड़ा कोई नहीं होता, दोषी दोषी होता है। दोषी होता है। एक कत्ल करो उसकी वही सजा, 10 कत्ल करो छोटे दोषी हैं। तो दोष छोटा और बड़ा नहीं होता। ये तो रिपोर्ट ने कहा है साहब। लीजिए अभिमन्यु जी, नहीं तो हमने नहीं कहा। मैं तो यही बात कह रहा हूँ। दूध और पानी का पानी होनी चाहिए जी। तो फिर इंतजार कीजिए ना दूध का, पानी का पानी के लिए। स्टैंडिंग कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है वो रिपोर्ट बड़ी गंभीर है। और उस रिपोर्ट में जिस तरीके से पीएमओ की तरफ आरोप लगाया गया है वो और भी गंभीर है। तो समाजवादी पार्टी इसको गंभीरता से ले रही है और हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी को खुद आगे आके सत्यता को जनता के बीच में रखना चाहिए। अच्छा, ठीक है। छिपाने से कोई फायदा नहीं होगा, उससे तो और जनता के निगाह में शंका होगी। तो मैं चाहता हूँ सब चीजें साफ साफ सामने आने चाहिए और जो भी इसके लिए दोषी हो उसको स्वीकार करना चाहिए। अपना देश दोष स्वीकार करना चाहिए और देश की जनता के सामने एक सही रूप में आना चाहिए। ठीक है। प्रभा ठाकुर हमारे साथ हैं कांग्रेस से। प्रभा ठाकुर जी, आप कैप्टन अभिमन्यु की बात का कोई जवाब देना चाहेंगी? चलो, मेरे ख्याल से प्रभा ठाकुर जी को आवाज पहुंचने में कोई दिक्कत है। एनके सिंह साहब, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कोयले के इस खेल में किसी का दामन उजला नजर आ रहा है आपको? नहीं, देखिए, एक चीज होती है क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में, आंसर ऑफ ए क्वेश्चन इज नॉट ए क्वेश्चन। अगर कहा गया कि वर्तमान सरकार कोयले के उसमें हाथ काले किए हैं तो इसका यह जवाब नहीं हो सकता कि पिछली वाली सरकार ने भी तो किए थे। दोनों अलग अलग इश्यूज हैं और उससे जनता को इससे मतलब नहीं कि पिछली वाली ने किया कि अगली वाली ने किया। कुल मिला के डिस्ट्रस्ट गवर्नेंस पे बहुत बड़ा हो गया है। तो इशू ये नहीं है कि इस गवर्नमेंट ने किया या पिछली वाली ने किया, लिहाजा दोनों मिलने किया तो फिर तो कोई बात ही नहीं, फिर तो छोड़ दीजिए। तो एक तो पहला जो हम लोग गलती कर रहे हैं कि उन्होंने भी किया, इन्होंने भी किया, लिहाजा सब कुछ बराबर हो गया, ये गलत है। हम लोग एक एक उससे देखें। पहला क्या था, एक आपको याद दिला दे आपके व्यूअर्स को कि आज से 87 साल पहले ब्रिटेन में रैमसे मैकडोनाल्ड की सरकार थी और एक बहुत छोटा सा इशू था। किसी केस में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से एक सिफारिश चली गई थी, इस पे उनकी पूरी गवर्नमेंट गिर गई, इस्तीफा देना पड़ा। अभी कुछ साल पहले टोनी ब्लेयर की गवर्नमेंट में एक आया के लिए हवाई जहाज में सीट रिजर्व करवा लिया था एक मिनिस्टर ने, उसको इस्तीफा देना पड़ा। तो पार्लियामेंट नुआंसेस पे चलता है। आज यही स्थिति है कि उसकी कमीज गंदी है या मेरी कमीज गंदी है, इस बात पे चर्चा हो रही है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए शायद ये सब इतना भद्दा मजाक कुछ हो ही नहीं सकता। दूसरा यह है कि आपने मान लीजिए कि पार्लियामेंट में डिबेट होता है, डिबेट से निष्कर्ष क्या निकलेगा? एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत आपने वोटिंग पैटर्न को डिटरमाइन कर दिया है। लिहाजा पूरा का पूरा ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो हमारे यहाँ चल रही है, जिसपे कि हम कभी प्रधानमंत्री को पूरा का पूरा हाउस डिस्टर्ब करें, 2 दिन से नहीं चल रहा हाउस, और आपको 52 बिल्स पास कराने हैं। 2 दिन हो गया है और 13 सिर्फ सिटिंग होनी है, 52 बिल पास कराने हैं और करीब 71 इश्यूज है, लेकिन एक भी इशू डिस्कस नहीं हो पा रहा है। तो ये तो ऐसे ही चलता रहेगा? नहीं, यही है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी शायद भारत के लिए सूट नहीं कर रहा है। आज सोचने की बात यह है कि आपका होम मिनिस्टर जब आता है तो रेप पे जब बयान देता है तो एक छीटाकसी राज्यों पे भी कर देता है कि नहीं साहब वहां भी यही हो रहा है। देखिए फिर वही लॉजिक कि नहीं हम ही गंदे नहीं हैं, उनकी भी कमीज गंदी है। तो ये कुल मिला के जो हो रहा है ये किसी भी सभ्य अच्छे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की निशानी नहीं है। मुझे लगता है कि हम लोग अभी मैच्योर नहीं हुए कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के नुआंसेस को भी समझ पाए। पार्लियामेंट ऐसा स्कूल नहीं है। मुझे तो आपको सुनकर ऐसा लग रहा है कि जैसे हम किसी स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं। खैर, मैं अब आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से कोयला घोटाले पर, कोयला आवंटन पर बीजेपी का हंगामा, विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है, कोई नया तथ्य ऐसा नहीं है? नहीं, नया तथ्य है, मैं आपको बता दूं। ये जो चेंज हुआ है, जो बिडिंग होती थी, बिडिंग के प्रोसेस को चेंज करके एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन जो किया गया, उसके मूल में था कि
पावर सेक्टर को हमें कोयला महंगा हो जाएगा अगर मार्केट प्राइस से बेचेंगे या डिमांड के हिसाब से बेचेंगे तो पावर सेक्टर हमारा कमजोर हो जाएगा। लिहाजा हम किसी तरह से पावर सेक्टर के लिए कोयला या जो कैप्टिव पावर प्लांट्स हैं उनके लिए हम कोयला सस्ता दें। इसका ये करके एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन किया गया। अब जरा आप पूछिए इन सरकारों से कि क्या उन्होंने कोई अंडरटेकिंग उनसे ली कि आप ये कोयला जो ले जा बिजली का रेट इतना ही रखेंगे? कभी नहीं। 2G स्पेक्ट्रम में भी यही खेल हुआ था कि साहब मैंने तो इसलिए बांटा, इसी वजह से आज देखिए मोबाइल का रेट कितना कम है, ये कहा गया। लेकिन किसी भी कंपनी से अंडरटेकिंग नहीं ली गई कि आप अपने बिजली का दर इससे कम रखेंगे। उस पर देखिए आप एक किस्सा लीजिए, एक केंद्र सरकार का मंत्री प्राइम मिनिस्टर की हिमाकत देखिए कि प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखता है और एक कंपनी को एलोकेट कराने के बारे में रांची में वो कहता है। आप ताज्जुब करेंगे कि 4 घंटे के अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से उस चिट्ठी पे एक नोट लगा के कि टेक इमीडिएट एक्शन, और ये कोल मिनिस्ट्री को भेज दिया जाता है। अब नेचुरली प्रधानमंत्री के यहां से आए तो किसकी हिम्मत है कि उसको रोके? अलॉट हो जाता है। बाद में पता लगता है कि ये उसकी भाई की कंपनी है। इस तरह से अगर आप इस लोकेशन करेंगे तो नेचुरली पूरे सिस्टम पे विश्वास खत्म हो जाएगा। मैंने जो कहा वो स्कूल का नहीं था, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का ये पहला फंक्शन है। जो मैं कह रहा था वो स्कूल में नहीं था, वो पार्लियामेंट्री ब्रिटिश मॉडल जो आपने अडॉप्ट किया है उसका कहीं से भी लक्षण अभी दिखाई नहीं दे रहा है। और तभी तो फिर वो स्कूल जैसा डिसिप्लिन नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। मैं कुछ कहना चाह रही हूँ इसमें। देखिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हमारे लिए जो है मुआफिक नहीं है, ये कहना तो बिल्कुल गलत होगा। शायद ये इतना बड़ा 120 करोड़ का देश, बहु कल्चर वाला, बहुभाषा वाला, बहुधर्मों वाला, इसके लिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ही मौफिक है, ये तो मैं कहना चाहूंगी। हाँ, हम मैच्योरिटी नहीं है और पार्लियामेंट का मजाक बनाया जा रहा है और 71 इश्यूज और 52 बिल साथी ने गिनाए। मेरे को बहुत पीड़ा है, आज कितने लोग जंतर मंतर पे अपनी अपनी पीड़ा लेके पूरे देश भर से आए। कोई माइनिंग वर्कर है तो कोई किसान है तो कोई खेत मजदूर है, कितने मुद्दे हैं और महंगाई तो सिर के ऊपर चढ़ के बोल रहा है। सारे के सारे प्रश्न, अपार्ट फ्रॉम जो इस वक्त चल रहा है महिलाओं के ऊपर जुल्म का प्रश्न, सारे मुद्दे बिना बहस के इधर उधर तितर बितर हो जाएंगे अगर पार्लियामेंट फंक्शन नहीं करेगी। इसलिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का लगातार ये जो हालात हो रहा है, सेशंस वॉश आउट हो रहे हैं, ये गलत बात। मैं ये कहना ये चाहती हूँ कि ये बात सही है कि मिसट्रस्ट की सिचुएशन इस देश के अंदर आई है। अगर मिसट्रस्ट की सिचुएशन इस गवर्नेंस पे आई है, इसकी जवाबदेही सत्ता पक्ष की भी है तो जो मुख्य विपक्ष है उसकी भी है, दोनों की है। इसलिए जनता के बीच में विश्वास अगर लाना है तो प्रॉपर बहस की गुंजाइश पार्लियामेंट में छोड़नी चाहिए ताकि मुद्दों के ऊपर बहस हो सके, दूध का दूध पानी का पानी हो सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लेकिन बीजेपी का अक्सर कहना रहता है कि बहस हमको नहीं करनी, हमें प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाहिए। आपने जो अभी बताया कि होम मिनिस्टर ने बयान दिया तो ये कह दिया कि राज्यों में भी ये होता है। दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। सेंटर की तरफ से इश्यूज को डिरेल करना, विपक्ष की तरफ से इश्यूज को डिरेल करना और मुख्य मुद्दों पे बहस नहीं होना, ये जनता की फ्रस्ट्रेशन हो रही है। बीजेपी किस चीज से ध्यान हटाना चाहती है? बीजेपी, क्योंकि बीजेपी भी इस सारे पॉलिसी फ्रेमवर्क, चाहे वो 2G स्कैम हुआ है, चाहे ये कोलगेट हुआ है, चाहे दूसरे इवन कॉमनवेल्थ गेम्स की भी अगर अब आप बात करें तो जो स्पोर्ट्स कमेटीज थे उनमें बीजेपी की लीडरशिप नहीं थी क्या? सभी थे। इसलिए आप कुछ चेक नहीं किए, आप भी उस गंदगी में हाथ धोते रहे, आप भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को चलने नहीं दिए ठीक से। जब आप सत्ता में थे तो कांग्रेस नहीं चलने देती थी, अब ये सत्ता में तो आप नहीं चलने दे रहे क्योंकि आपके पास भी कुछ भी इस देश को देने के लायक नहीं है, वैकल्पिक पॉलिसीज नहीं है, इसलिए आप नहीं थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। एक्चुअली पार्लियामेंट होता है डिबेट करने के लिए। पार्लियामेंट का पर्पस ही जब ये आया तो ये था कि इसमें डिबेट होगा, क्योंकि हमारी एडवर्सेरियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, इसमें हम वाद विवाद करते हैं। लेकिन उसकी जगह इसको डिसरप्ट किया जा रहा है। उसकी वजह क्या है? अपोजिशन में या रूलिंग पार्टी में वो मादा नहीं है कि वो सड़क पे जाके महंगाई ऐसे मुद्दे पे, क्योंकि महंगाई सड़क का मुद्दा है। आप सड़क पे इसलिए नहीं जाते कि बड़ी गर्मी है साहब, बड़ा पसीना आएगा, बड़ी दिक्कत होगी। तो सुविधा भोगी पॉलिटिकल क्लास की वजह से सड़कों पे जाके जो मुद्दे हुए उसको भी आप पार्लियामेंट में सेटल करना चाहते हैं। पार्लियामेंट एक डिबेट की जगह है जहां आप पार्लियामेंट में डिबेट कीजिए। और राहुल गांधी तो गांव भी जाते हैं सर।
हाँ, राहुल गांधी जानते हैं, लेकिन मास में अगर कभी एजिटेशन की बात आती है तो आपने कभी नहीं सुना होगा कि कांग्रेस एजिटेट करती है या बीजेपी सड़कों पे आ गई है। रेयर केसेस में आती है, वो भी थोड़ा बहुत दाएं बाएं करके फिर चली जाती है। तो जो अपोजिशन में एक मादा होता है कि सड़कों पे आए, मासेस को इन्वॉल्व करे, वो मेरे ख्याल से खत्म हो गया, जिसकी वजह से पार्लियामेंट डिसरप्ट हो रहा है। नहीं, इस हंगामे में भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितने भी आवंटन किए गए उसमें 90% ने तो काम भी नहीं शुरू किया, तो कौन से पावर सेक्टर की बेनिफिट? ये बात तो अलग है कि एग्रीमेंट नहीं लिया उनसे कि बिजली पैदा करोगे कि नहीं करोगे, और जब करोगे ये तो कांग्रेस समझाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। ये तो अलग बात है, लेकिन इस बात को तो कोई उठाए ना। इनकी स्टेट गवर्नमेंट्स क्या कर रही है? जहां पर आवंटन हुआ था काम क्यों नहीं शुरू हुआ? बीजेपी ने क्यों नहीं पूछा उस बात को? कांग्रेस ने क्यों नहीं इस बात को कॉग्निजेंस में लिया? 90% भी शायद मैं कम फिगर बता रही हूं। ठीक है, अभिमन्यु जी एक छोटा सा रिएक्शन अमरजीत जी की बात का दे दीजिए, फिर मैं नरेश अग्रवाल जी से रिएक्शन लूंगा। देखिए, जिन लोगों को आवंटन किया गया है वो लोग प्रोडक्शन करना जानते ही नहीं है, वो इस पूरे ट्रेड को समझते हाँ, तो फिर फायदा कैसे हुआ? व्यापारी जिनका कोई पावर प्लांट नहीं है, लेकिन फिर आप फायदे की जो बात करें वो फायदा ही कहां हुआ किसी को? उन लोगों को आवंटन किया गया है। हाँ, फायदा इस प्रकार से है कि इतना बड़ा रिसोर्स जो नेचुरल रिसोर्स है, नेशनल रिसोर्स है, देश की जनता की संपदा है, उसको सरकारी खजाने से निकाल करके कुछ प्राइवेट घरानों के हाथ में दे दिया गया, जो कांग्रेस के नेताओं के रिश्तेदारों के परिवारों की कंपनियों को देने का काम किया गया है। ये एक बहुत बड़ा घोटाला करने का काम किया है। दिस इज अ केस ऑफ क्रोनी कैपिटलिज्म। वो आगे उनको माइंस को डेवलप करें, इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की नहीं है। अमरजीत जी बार बार भूल कर रही हैं, ये केंद्र सरकार का काम है। कोयला मंत्रालय सीधे सीधे केंद्र सरकार के अधीन आता है। ये उनकी जिम्मेदारी है, वो सुनिश्चित करें कि जो उन्होंने कोल ब्लॉक आवंटन किए हैं उसमें प्रोडक्शन हो। और हम तो ये मांग करते हैं, ये तमाम जितना भी पूरे के पूरे जो कोल ब्लॉक आवंटन किए गए हैं, ये इनका आवंटन निरस्त किया जाना चाहिए, दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो अधिकारी इनमें संलिप्त हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और प्रधानमंत्री जो 3.5 साल कोयला मंत्री थे उनको जिम्मेदारी लेकर के, जैसे ए राजा अभिमन्यु जी, सबके ऊपर केस होने चाहिए दिया है, प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना चाहिए। ये घोटाला जग जाहिर हो चुका है, ये प्रमाणित हो चुका है, ये साबित हो चुका है। सीएनडीजी की रिपोर्ट आ चुकी है, सीबीआई के स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल होने वाली है, जिसके साथ सरकार छेड़छाड़ करने का प्रयास कर रही है, जो ये पूरी संसदीय प्रणाली और पूरी भारत की न्याय व्यवस्था के साथ में मजाक करने का काम ये सरकार कर रही है। ठीक है, नरेश अग्रवाल जी आपकी समझ में क्या आता है? पहले विपक्ष ये कहता है कि भाई इस मसले पर बहस होनी चाहिए, फिर जब सरकार बहस के लिए तैयार हो जाती है तो वो कहते हैं कि नहीं साहब, अब हमें प्रधानमंत्री के इस्तीफे से कम कुछ मंजूर नहीं है। ये अगर मान लिया जाए कि ये बीजेपी या विपक्ष सदन नहीं चलने दे रहा, तो ये आग भड़काने के पीछे आपको मंशा क्या नजर आती है इनकी? नहीं, देखिए, ये बीजेपी कांग्रेस का आपस का झगड़ा इस देश का नहीं, इनका प्रधानमंत्री की कुर्सी का है। मुझे दिखाई दे रहा है दोनों दल इस समय प्रधानमंत्री कुर्सी का झगड़ा कर रहे हैं, देश का और मुद्दों का झगड़ा नहीं कर रहे हैं। कल राज्यसभा में जब हम लोगों ने इस मैटर को उठाया था, तो जिस तरह सरकार ने मैं कहूंगा जिस तरीके से सरकार ने संवेदनहीनता दिखाई, हम लोगों ने कहा मंत्री जी को बुलाइए, जवाब दे, सरकार की तरफ जवाब दे। सरकार जवाब को तैयार नहीं थी, तो हम लोगों ने इसका विरोध किया। और ये शंका की सुई इस मारे उठी कि ज्यादातर जो कोयला ब्लॉक आवंटित हुए वो कांग्रेस से जुड़े लोगों को या कांग्रेस से करीबी लोगों को आवंटित हुए, और बहुत नहीं थी, तो हम लोगों ने इसका विरोध किया। और ये शंका की सुई इस मारे उठी कि ज्यादातर जो कोयला ब्लॉक आवंटित हुए वो कांग्रेस से जुड़े लोगों को या कांग्रेस से करीबी लोगों को आवंटित हुए, और बहुतों ने उस पर काम नहीं शुरू किया। तो कहीं ना कहीं तो शंका ये बात को सत्य हुई कि कोयला घोटाला या कोयला आवंटन में कोई ना कोई ऐसी रीत अपनाई गई जिससे घोटाला हुआ। और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के बाद एक बहुत बड़ा शक जनता की निगाह में गया। सबसे बड़ी चीज है कि अगर जनता का विश्वास सरकार से उठ जाएगा तो सरकार को रहने से फायदा क्या है। ठीक है, हम नहीं कह रहे इसमें कौन दोषी है, अभी नहीं कहा जा सकता कि प्रधानमंत्री दोषी है कि नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ी जनता के दिमाग में चीज आई है कि इस सरकार के जमाने में जितने घोटाले हुए शायद ही देश में किसी नहीं, लेकिन अगर प्रधानमंत्री प्रभारी रहे और उनके पास कोयला मंत्रालय रहा तो फिर वो दोषी हुए ना इस हिसाब से। नरेश अग्रवाल जी, आप ये कहने में क्यों हिचकिचा रहे हैं? नहीं, देखिए, खाली एक मंत्रालय नहीं, देखिए, कोई मंत्रालय होने से कोई आदमी दोषी नहीं हो जाता।
बहुत से हुए। नहीं साहब, बहुत से आवंटन के लिए उनके दफ्तर से चिट्ठी पहुंच रही है, लेकिन ऐसा नहीं, उनके दफ्तर से चिट्ठी पहुंच रही है आवंटन के लिए, तब भी दोषी नहीं हुए। मैं कह रहा हूं वो चिट्ठी पहुंची, उस पर जांच हुए, लेकिन पीएमओ की तरफ जिस तरह उंगली उठी है तो उस उंगली में निश्चित ही प्रधानमंत्री जी की भी स्थिति जनता में खराब हुई है। मैं चाहूंगा कि पार्लियामेंट में इन चीजों को साफ साफ आना चाहिए, पार्लियामेंट में डिस्कशन होना चाहिए और डिस्कशन में तथ्य खुद ही सामने आ जाएंगे और उसके बाद उसकी जिम्मेदारी लेके जो जिम्मेदार लोग हों उनको जनता के बीच अपनी इमेज क्लीन करनी चाहिए। अगर प्रधानमंत्री दोषी हैं तो उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा आदमी को बचाया जाने की बात होनी चाहिए। अच्छा नरेश जी, मान लीजिए कि प्रधानमंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं तो आपकी पार्टी क्या कोई ऐसा मोशन आता है तो उसके खिलाफ, उसके फेवर में वोट करेगी कि उनकी सरकार को हटाया जाए? देखिए कब आएगा कब क्या होगा ये तो उस समय अगर आता है, जब भी आता है, नरेश अग्रवाल जी जब भी आता है, और अगर आता है इतना हम नहीं, अगर आएगा तो उस समय पार्टी बैठ के निर्णय लेगी। अभी इस बात इसमें निर्णय क्या लेना? अगर आप मानते हैं, अगर आप मानते हैं इस सरकार के, मैं इतना कहना चाहता हूं इस सरकार के पापों का भागीदार समाजवादी पार्टी नहीं बनेगी, ये हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं। पहले कई बार बाकी क्या निर्णय होगा क्या होगा ये हमारी हाईकमांड तय करेगी। JNK सिंह साहब कह रहे पहले आप कई बार बचा चुके उन्हें। देखिए हमारे पास दो तरीके के मुद्दे हैं, एक तरफ भ्रष्टाचार के, एक तरफ सांप्रदायिकता का। हमको दोनों मुद्दों को देख के निर्णय लेना पड़ता है। लेकिन नेताजी ने आज बड़ा साफ कह दिया है कि जैसे इस 2G वाले मामले में हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है कि जेपीसी की रिपोर्ट अगर बिना ए राजा को सुने बनाई गई तो समाजवादी पार्टी उसमें हस्ताक्षर नहीं करेगी। अच्छा। तो इसी प्रकार हम कड़े निर्णय ले रहे हैं, कठोर निर्णय ले रहे हैं और सरकार कि बचाने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं है, ना हम इसके लिए जिम्मेदार बनना चाहते। चलिए थर्ड फ्रंट के लिए भी रास्ता थोड़ा सा साफ हो जाएगा। वही NK सिंह साहब, एक जो जिस जेपीसी की रिपोर्ट की जो बात की नरेश अग्रवाल साहब ने, जो लीक हुई, कहीं ये उस लीकेज में जो बात कही गई उसमें जो सामने आया, जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी साहब पर सीधे सीधे उसमें निशाना रहा, कहीं कहीं आपको ये तो नहीं लगता कि बीजेपी ने उसका बदला लेने के लिए इस तरीके से सदन में हंगामा किया कि ठीक है अगर अटल जी पे बात आ रही है तो फिर लीजिए आपके प्रधानमंत्री को भी हम नहीं छोड़ेंगे? नहीं, देखिए बात तो बहुत सही है कि बीजेपी नेचुरली वो करेगी, अपोजिशन पार्टी है। और दूसरा यह है कि जेपीसी की अगर आप रिपोर्ट देखें तो सेलेक्टिव एप्रोप्रिएशन ऑफ फैक्ट्स है। जो उन्होंने फैक्ट्स लिए हैं उसे अपने लॉजिक को कोरोबोरेट कराने की कोशिश की है, वो बहुत ही सेलेक्टिवली लिया गया है। उसी व्यक्ति के एक लॉजिक को ले लिया गया है, कैबिनेट सेक्रेटरी का आप लीजिए चंद्रशेखर का एक पक्ष ले लिया गया है और दूसरे में जो चंद्रशेखर कहते हैं उसको हटा दिया गया है, जिसमें सीधे ब्लेम वो कांग्रेस पे करते हैं कि प्रधानमंत्री, मैंने प्रधानमंत्री के कार्यालय को 2 महीने पहले ये नोट भेजा था और उस नोट में स्पष्ट लिखा था कि साहब ये गलत हो रहा है, लेकिन उसको कॉग्निजेंस नहीं लिया गया। तो जेपीसी की रिपोर्ट देखे कोई भी अपोजिशन नेचुरली नाराज होगा, इसमें कोई बहुत गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ नाराज होगा इससे बात नहीं बनेगी। नाराज होगा तो ये इशू बिल्कुल डिफरेंट है और इसमें आप पार्लियामेंट में जितना ही आके चर्चा करेंगे उतना ही आप पब्लिक में आपका जो मैसेज है वो सही जाएगा, वरना पब्लिक बहुत कुछ अभी भी नहीं जान पाई है इस जेपीसी की रिपोर्ट को लेके। और दूसरा यह है कि किसी तरह से पीएससी एक रिपोर्ट देती है, जेपीसी दूसरी रिपोर्ट, तो पार्लियामेंट के जो इंस्टीट्यूशंस है वही अपना मजाक बना रहे हैं। आप देखिए तो जिस तरह से जेपीसी के रिपोर्ट में सेलेक्टिव एप्रोप्रिएशन हुआ है तथ्यों का, उसे देख के लग रहा है कि नहीं, चूंकि वहां पे जो शीर्ष पे बैठा है वो कांग्रेस का है तो उसने ये प्रधानमंत्री को बचा लिया और अटल बिहारी पे डाल दिया। जब पीएससी बैठती है तो एकदम उल्टा हो जाता है। तो जनता किस पे विश्वास करे? ये पार्लियामेंट के इंस्टीट्यूशंस है, कम से कम इनको तो आप खुदा के लिए पार्टी से अलग रख दीजिए। जेपीसी जब बनाया गया था तो ये माना जाता था कि कम से कम ये पार्टी वाली पॉलिटिक्स से अलग होगा, ये एक निहायत ही जिम्मेदारी से निर्णय करेगा, लेकिन उसकी जगह आप ये तमाशा करने लगे। हाँ, ये सिंह जी ठीक कह रहे हैं कि भाई जब पीएससी आएगी तो उसका टिल्ट एक साइड होगा जो हुआ इस 2G स्कैम में, और जेपीसी आएगी तो टिल्ट दूसरी तरफ होगा। ये जो सेलेक्टिव लीक है ये पीएससी में भी की गई थी और ये 2G में भी की गई है। उसका सेलेक्टिव एप्रोप्रिएशन जो है वो भी दोनों जगह पर किया गया था। इसलिए जो नटशेल के अंदर है, दोनों इंटरेस्टेड नहीं है बहस में। गवर्नमेंट नहीं चलता है तो ठीक है, जब 1 या 2 दिन रह जाएंगे
जितने अवेलेबल एमपीज होंगे हाथ खड़े करवा के झट झट बिल पास कर देंगे। देश को पता भी नहीं लगेगा किस बिल का कितना खतरनाक पहलू है, किस बिल में कितनी अमेंडमेंट्स हो सकती थी, किसके ऊपर डिबेट होने पे लिटरली पता लगता है कि इस बिल में कौन सी अमेंडमेंट होके देश के लिए बेहतर होगा। क्योंकि ये जो 52 बिल्स हैं इसमें बड़े बड़े इंपॉर्टेंट बिल्स हैं, इंक्लूडिंग लैंड एक्विजिशन, फूड सिक्योरिटी है, लैंड एक्विजिशन, बहुत सारे इंपॉर्टेंट बिल्स हैं जो पूरा का पूरा हमारे डेवलपमेंट पैराडाइम को ही शिफ्ट कर देंगे अगर हमने अप्रोप्रिएटली नहीं देखा। तो इनकी दोनों की उन सारे बिल्स के अंदर कहीं अंडरस्टैंडिंग भी है, ये एक दूसरे के साथ भी हैं बहुत सारे बिल्स के अंदर। हमने ये देखा है जब एनडीए बिल लाती थी तो कांग्रेस कुछ और लेती थी, जब कांग्रेस आई तो उन्होंने कहा ये तो तुम्हारा ही बिल था, हम पास करने के लिए तैयार है, तुम आओ। और ये हादसे हम कई बार देख चुके हैं। आज अनुराग सीए जी ने मनरेगा का दिया है, मनरेगा में 22 राज्यों का बताया कि किस तरह ये पैसा लूट के खा गए गरीबों के लिए, बेरोजगारों के लिए। अब वो बहस होनी चाहिए थी, आज वो बहस होनी चाहिए। ये पार्लियामेंट इसके लिए नहीं है कि आप एमपी हो और उसके बाद रोज जाके 11 बजे तमाशा करे चले आए घर पे। मेरे ख्याल से पार्लियामेंट डिबेट का फोरम है, लेट इट रिमेन फोरम फॉर डिबेट। मनरेगा तो उनके लिए जिनको 100 दिन को भी काम नहीं मिलता है। दैट मीन्स दोज फैमिलीज आर लिविंग इन टू डिफिकल्ट कंडीशंस। ठीक, बहुत बुरी हालत। कैप्टन अभिमन्यु, आपने सुनी अमरजीत जी की बात, ये साफ तौर पर कह रही है कि ये हो हंगामा एक तरीके से मान लिया जाए कि सोची समझी रणनीति है दोनों की, डील है, डील। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि संसद बहस के लिए है और उसमें बहस होनी चाहिए। आप होने कहां दे रहे हैं? आज देश के सामने जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, कि किस प्रकार से जो देश के इतिहास के सबसे बड़े घोटाले हैं उनके ऊपर सरकार लीपापोती करने में लगी है, उन पर पर्दा डालने के अंदर लगी हुई है। मैं कुछ तथ्यों की बात करना चाहूंगा। आपने जेपीसी के विषय की बात की। ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो पीसी चाको के चेयरमैन उनमें चल रही है, वो एक प्रकार से कांग्रेस पार्लियामेंट्री कमेटी बन करके रह गई है। उसका पूरा काम के जांच करने का नहीं है कैसे कांग्रेस के नेताओं को बचाया जाए। उसके 3-4 बिंदु पर मैं आपको बताना मैंने पूछा था कि इसमें नया क्या है। ए राजा साहब चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं, 100 पेज का उन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया हुआ है। ए राजा साहब चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं कि मुझे भी कुछ कहना है, प्रधानमंत्री को सब बातों की जानकारी थी। नवंबर के अंदर उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख करके बताया कि हम अपना जो अलॉटमेंट का तारीख है उसको प्रीपोन कर रहे हैं, उसको एडवांस कर रहे हैं। उसका जेपीसी की रिपोर्ट में, ड्राफ्ट रिपोर्ट इस मामले में अभिमन्यु जी, प्रधानमंत्री और चिदम्बरम साहब और ए राजा ये भी कह चुके हैं कि जो नीतियां आपने बनाई थी उसी को वो फॉलो कर रहे थे। दोनों ने कहा। नहीं, आप मेरी बात को 2003 में बनी थी नीतियां आपकी कैबिनेट के द्वारा, बल्कि 2001 में बहस हुई, 2003 में आपने फाइनल की। ठीक है, बोलिए। काम शुरू कर दिया गया। मैं याद दिला रहा था। मैं और 5 मिनट चुप रह सकता हूं, आप कहिए। नहीं, बोलिए। मैं आपको याद दिला रहा था, बस एक तथ्य याद दिला रहा था। बोलिए। जी, मुझे याद है। मुझे याद है, आप सवाल पूछेंगे मैं उसका जवाब दूंगा। ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जेपीसी की जो ड्राफ्ट रिपोर्ट आई है उसके अंदर 3-4 महत्वपूर्ण बिंदुओं का उल्लेख नहीं है जिसको ए राजा साहब कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमने जब डेट एडवांस की, जब उसको प्रीपोन किया, तो हमने प्रधानमंत्री कार्यालय को सूचना दी पत्र लिख करके। जब हमने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस के मेथड के ऊपर जाने का हमने निर्णय लिया, इसकी जानकारी हमने दिसंबर 26, 2007 को चिट्ठी के माध्यम से प्रधानमंत्री कार्यालय को दी। प्रधानमंत्री कार्यालय में जनवरी 1 से लेकर के जनवरी 7, 2008 तक उनके कैबिनेट सेक्रेटरी को मिला करके और अधिकारी बैठ करके उस पर उसका संज्ञान लेते हैं, और मिस्टर बेहुरिया जो टेलीकॉम सेक्रेटरी हैं उनको चिट्ठी लिख करके उस पूरे विषय का एक प्रकार से उसको स्वीकार करते हैं। और ट्राई की जो ऑब्जेक्शंस थी, ट्राई की ऑब्जेक्शंस को ओवरलुक करके कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस को छोड़ करके फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस के मेथड के ऊपर गए। इसका जेपीसी में कोई उल्लेख नहीं है। ट्राई ने ऑब्जेक्शन लगाया कि एक रीजन के अंदर इससे ज्यादा आप इसको कैप मत लगाइए, आप कितने ही ऑपरेटर आने दीजिए, लेकिन आप कैप लगा रहे हैं, इसका जेपीसी में कोई उल्लेख नहीं है। आज इसी जो पूरा का पूरा प्रकरण है जहां प्रधानमंत्री को दर्द आपका सामने आ गया, ये दर्द इनका जाहिर हो गया। लेने चाहिए थे, वित्त मंत्री के लेने चाहिए थे, उनके बयान नहीं लिए गए हैं। वही अमरजीत जी कह रहे हैं, आप ए राजा के स्पोक्सपर्सन बन गए, और ये दर्द आपका सामने है। मैं इतनी देर आपको इसलिए सुन रहा था क्योंकि मैं यही आपसे पूछना चाह रहा था कि जेपीसी की जो रिपोर्ट लीक हुई है उसमें जो बातें सामने आई हैं उस एक्शन का ही रिएक्शन है क्या जो सदन में दिखाई दे रहा है आप लोगों की तरफ से?
नहीं, जेपीसी की रिपोर्ट लीक होना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये भारत की संसदीय प्रणाली के ठीक है, मैं आपके रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। चलिए, इसी प्रकार से बोफोर्स की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली थी आपकी जेपीसी भी लीपापोती करने का काम कर रही थी। मुरली मनोहर जी ने पीएससी पे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली थी, जो प्रेसिडेंट्स भी नहीं है, और इन्होंने सिलेक्टिव लीक करवा दी। तो व्यवहार में कहाँ फर्क है? इसलिए जनता क्यों नहीं हलास होगी कि ये हो क्या रहा है। इसलिए आपकी भी जिम्मेदारी विपक्ष नहीं है, और उनकी तरफ से, सत्ता की तरफ से, तो जो उनको करना है अपनी डिफेंस के लिए वो करेंगे ही, चाहे वो जितने मर्जी घोटाले करें उसकी डिफेंस करेंगे ही वो। आज वास्तविकता ये है कि ये केंद्र की सरकार अपने काले कारनामों से इतने घोटालों के अंदर फंसी हुई है कि वो देश की जनता के सरोकारों से उसका कोई लेना देना नहीं बचा है। और आज चलिए ठीक है साहब, देश आज उबल रहा है। चलिए ठीक है साहब। नरेश अग्रवाल जी, हम लोग इंतजार कर रहे थे प्रभा ठाकुर जी का, उनको आना था, लेकिन किसी वजह से वो अभी तक शामिल नहीं हो पाई है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आप जो है बाहर से समर्थन सरकार को दे रहे हैं, कि सरकार अक्सर ये कहती है कि चाहे वो 2G का मामला हो या कोयला का मामला हो, कि भाई जो एनडीए के कार्यकाल में नीतियां बनी थी हम उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। अरे सरकार आपकी थी, अगर आपको ये इल्म था कि गलत नीतियां हैं तो आपने बदली क्यों नहीं सरकार होते हुए? देखिए, पहले बहस में आप किसी कांग्रेस के नेता को नहीं लेकर। चलिए ठीक है, प्रभा ठाकुर जी फोन पर जुड़ गई हैं। नरेश अग्रवाल जी, माफी चाहूंगा, चलिए आप ही की इच्छा पूरी कर देते हैं। कुछ और मांगा होता तो मिल गया होता नरेश अग्रवाल जी। प्रभा ठाकुर जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, आप चाहें तो इस सवाल का जवाब मैं उनसे ले लूं। आप उसकी सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर डाले दे रहे हैं। आप उसकी सारी जिम्मेदारी, मैं बाहरी समर्थक के तौर पे सिर्फ आपसे जवाब चाह रहा था इस बात का। वाले थे हम बाहर से समर्थन देने का मतलब नहीं कि हम उनके दोषों के जिम्मेदार हैं। चलिए जहां तक ये बात है, हाँ, अगर एनडीए ने जो बोलिए एनडीए ने कोई नीति बनाई और ये सही है कि नीति में कोई दोष था, तो इस सरकार को उस नीति को परिवर्तन करने का पूरा अधिकार था। खाली ये कह देना कि एनडीए की नीति हमने अपना ली, हमारे हम दोनों दोषी, हम नहीं उतने दोषी नहीं जितने वो दोषी थे। लेकिन आवंटन उनके सरकार में भी हुए थे एनडीए के, तो उस समय भी आवंटन अगर इस हिसाब से मानक माने जाएं तो उस समय भी गलत हुए, इस समय भी आवंटन गलत हुए। और मैं तो कहता हूँ जिनकी इंडस्ट्री लगी थी उनको अगर आवंटन हो तो सही है। इसमें तो तमाम आवंटन ऐसे लोगों को, चाचा को, मामा को, मौसा को हो गया, ठीक है, नहीं हाँ। जिन्होंने ट्रेडिंग के लिए के लिए दी, मुनाफा कमाने के लिए दी, और उनको दी गई सिफारिशों पे दी गई, उसमें बहुत से प्रश्न चिन्ह लगे। तो इन सब से सरकार की क्रेडिबिलिटी जनता में गिरी है। ठीक है, तो सरकार की क्रेडिबिलिटी जनता में गिरी है। प्रभा ठाकुर जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। प्रभा ठाकुर जी, मानते हैं आप इस बात को? नरेश अग्रवाल जी कह रहे हैं। नरेश अग्रवाल जी कहे वो तो बात अलग है, हाँ। लेकिन जो बीजेपी जो पूरी जो खड़ी होकर के और प्रधानमंत्री जी के इस्तीफे की मांग कर रही है, वो किस मुंह से मांग कर रहे हैं? क्योंकि उन्हीं के प्रधानमंत्री थे एनडीए सरकार में, और उन्हीं के कार्यकाल में ये पॉलिसी थी। अच्छा, लेकिन वो पॉलिसीज फिर आपने बदल क्यों नहीं दी प्रभा ठाकुर जी? मैं ये जानना चाह रहा था, अगर गलत पॉलिसीज थी तो फिर कांग्रेस ने बदली क्यों नहीं? नहीं, चलिए गलत थी कि सही थी, ऑक्शन करने की उनको कम से कम उनका मुंह तो बोलने लायक नहीं है ना। अच्छा। और कोई बोले, ठीक है, वो बात तो कोई समझ में आती है, आपत्ति करे तो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जिनके खुद के 6 वर्ष तक लगातार जो जिस पॉलिसी को लेके चलते रहे, आज वो किस मुंह से इस्तीफे की बात कर रहे हैं? जबकि अभी तो सीबीआई का सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट भी पेश नहीं हुआ है, वो पेश होगा, उसके बाद माननीय कोर्ट क्या उसमें किसकी क्या भूमिका तय करते हैं, क्या बताते हैं, कहते हैं। इसके अलावा तो खाली सिर्फ पार्लियामेंट की कार्यवाही को रोकना, पार्लियामेंट की कमेटी है प्रभा जी, स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है, उसके ऊपर भी कोई रिपोर्ट होती है। सीबीआई का तो ठीक है, क्रिमिनल प्रोसेस में देखेगी, लेकिन आपके अपनी कमेटी का, स्टैंडिंग कमेटी का रिपोर्ट है। हाँ, जो स्टैंडिंग कमेटी का जो रिपोर्ट है प्रभा जी, स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है, उसके ऊपर भी कोई रिपोर्ट होती है। सीबीआई का तो ठीक है, क्रिमिनल प्रोसेस में देखेगी, लेकिन आपके अपनी कमेटी का, स्टैंडिंग कमेटी का रिपोर्ट है। हाँ, जो स्टैंडिंग कमेटी का जो रिपोर्ट है
तो वो जो रिपोर्ट है वो कितनी क्या है, कितनी उसका औचित्य है, कोई जो रिपोर्ट है वो कोई कोर्ट का फैसला नहीं है, जजमेंट नहीं है। अच्छा, तो कोर्ट का फैसला आएगा तभी इस्तीफे की बात आती है, उसके पहले पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ये बात नहीं आती। मैं ये आपकी बात से इसलिए सहमत नहीं हूँ, ये कोई नई नीति नहीं है, ये पॉलिसी काफी वर्षों से चली आ रही है, वही चलती रही। हाँ, ये जरूर है कि इसमें जिसको आप बदल नहीं सकती थी। वही अब आप ये तो हमारी सरकार ने भी महसूस किया है कि जिन लोगों के अपनी इंडस्ट्रीज नहीं है, फैक्ट्रीज नहीं है, और वो सिर्फ है जो सिर्फ इसलिए कोयले को कि वो ट्रेडिंग कर सके, उससे मुनाफा कमा सके, इसलिए उनको दिया जाए, वो अपनी जगह उचित नहीं है, वो गलत तो उनको रद्द किया जाना चाहिए। अब माननीय प्रधानमंत्री जी पर तो कोई एक उंगली भी छींटाकशी की कोई उठा सकता उनके ईमानदारी पर। ठीक है। उनके कपड़े एकदम जो जितने उजले हैं उतना ही उनका ईमानदारी का पक्ष उतना ही उज्जवल है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं, लेकिन एक उस सवाल का जवाब प्रभा जी आपने नहीं दिया कि अगर नीतियां गलत थी तो सरकार में रहते हुए सरकार में बदली क्यों नहीं वो? बीजेपी अपने गिरेबान में झांक के देखे। ठीक है, मैं उनसे बोलता हूँ अभी झांकने के लिए। बीजेपी बहुत गलत है तो उसके बाद क्या आपकी भी गलतियां छिप जाती हैं? फर्नांडिस को सारी दुनिया ने आंखों से देखा, उन तक को उन्होंने हटाया नहीं और क्लीन चिट दे करके और उनकी जो जांच होने से पहले उनको वापस ले लिया। नहीं प्रभा जी, आप मेरे सवाल, छोटे से सवाल का जवाब नहीं दे रही हैं। किस मुंह से बोल रहे वो? ठीक है, वो मैं उनसे पूछ लेता हूँ अभी अभिमन्यु जी से, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब तो दे दें कि सरकार तो नीतियां बदल सकती थी, क्यों नहीं बदली फिर आपने नीतियां, अगर जो एनडीए की नीतियां गलत थी 2G मामले में, कोयला आवंटन मामले में? प्रभा जी, मुझे लगता है लाइन कट गई है। अब शुरू से ही इस सवाल का सिंह साहब जवाब देने से बच रही थी, लेकिन कैप्टन अभिमन्यु, आप पर बड़ा तीखा बाण छोड़ दिया है प्रभा ठाकुर जी ने कि आपका तो मुंह ही नहीं है इस मामले को उठाने का। देखिए, दो बातें कहना चाहूंगा कि ये पूरी तरह से बेमतलब की बात है। हाँ। जब स्वयं कोल सेक्रेटरी ने 2004 में इस पूरी स्थिति का संज्ञान लेकर के प्रधानमंत्री को और कैबिनेट को ये प्रस्ताव दिया कि हमें कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस के माध्यम से कोल ब्लॉक्स का एलोकेशन करना चाहिए, कैबिनेट ने उसको स्वीकार कर लिया। फिर अब 4 साल तक उस पूरी फाइल के ऊपर आप बैठे रहे, आपने एक रास्ता बनाया कि डिस्क्रिप्शन के एक कमेटी के माध्यम से डिस्क्रिशनरी अलॉटमेंट किया जाए, अपने लोगों को अलॉटमेंट किया जाए या भ्रष्टाचार करके किया जाए। अब प्रधानमंत्री स्वयं कोयला मंत्री होने के नाते उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उनके मंत्री रहते हुए, कैबिनेट मंत्री रहते हुए इस प्रकार की इतनी बड़ी धांधली हुई, इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। और ये बात हमने नहीं कही, ये कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ने अपनी रिपोर्ट में 1,76,000 करोड़ रुपए की राशि का केंद्र के खजाने को नुकसान का उन्होंने आकलन करके बताया है कि ये बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। इसी देश के अंदर लाल बहादुर शास्त्री जी जिम्मेदारी लेकर के एक रेल की दुर्घटना के ऊपर अपना त्याग पत्र देते हैं। ये नैतिक जिम्मेदारी का विषय है। कहीं कोई ठीक बात है, नैतिक जिम्मेदारी का विषय है, लेकिन जो प्रभा ठाकुर कह रही थी, अभिमन्यु जी, प्रभा ठाकुर कह रही थी कि बीजेपी को अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। जिस पर प्रधानमंत्री या चिदम्बरम साहब या ए राजा जो खेले हैं, तो वो मैदान तो तैयार आप ही ने किया था, उनका कहना है। नहीं, ये एकदम गलत बात है। कोई भी गलत चीज आप पर आ गई तो आपने कहा गलत है, उन पर आ गई तो उन्होंने कहा गलत सकते हैं। मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि वो जो 2G स्कैम से रिलेटेड जो टेलीकॉम के ऊपर भी जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीबीआई ने जांच करते हुए कभी अरुण शौरी जी को, जसवंत सिंह जी को उन्होंने बाकायदा उनसे प्रश्न किए, उनको जांच के दायरे में बैठाया और उनकी जांच की, लेकिन प्रधानमंत्री को और चिदम्बरम को बुला करके सवाल भी जेपीसी ने उनसे पूछना मुनासिब नहीं समझा। हाँ। ये किस प्रकार की जांच है? हाँ। और आज तक कोई भी आरोप एनडीए के किसी भी हमारी निर्णय पर, किसी नेता पर आरोप साबित नहीं कर पाए। 9 साल से इनकी सरकार। नरेश अग्रवाल जी से पूछ लेता हूँ। नरेश अग्रवाल जी, जेपीसी को जिम्मेदारी लेकर के नहीं करते, जेपीसी के सामने चिदम्बरम साहब को, प्रधानमंत्री को जाना चाहिए था क्या? अनुराग जी, स्वयं समाजवादी पार्टी के नेता माननीय मुलायम सिंह जी आज इस सरकार सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि सीबीआई का डर है, उनको जेल में भेज सकती है। उसके कारण से उनको समर्थन मिल रहा है। ब्लैकमेलिंग से बहुमत जुटाया जा रहा है। वो तो कहते सांप्रदायिक पार्टियों को दूर रखना है सत्ता से, इसलिए वो साथ में हैं। वो कई बार कह चुके हैं बेचारे, अभी भी कहा उन्होंने एक बार।
नरेश अग्रवाल जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है अब? फिर से क्वेश्चन करिए। अच्छा, मैंने ये पूछा कि जेपीसी के सामने, जैसा कि अभिमन्यु साहब कह रहे हैं कि ये कैसी जांच थी कि न चिदम्बरम साहब को सवाल जवाब के लिए बुलाया गया, न प्रधानमंत्री उसमें सवाल जवाब के लिए शामिल हुए, तो आपको लगता है कि उन दोनों को जाना चाहिए था, सवाल जवाब के लिए उन्हें बुलाया जाना चाहिए था? अब देखिए, अभिमन्यु साहब क्या कह रहे हैं उसके जवाब देने, मैं आपकी राय जानना चाह रहा हूं इस पर। चाहते जवाब है, मुझे तो लग रहा नहीं, मैं तो इतना कहूंगा कि भाजपा भी इसका राजनीतिक रंग दे रही है और कांग्रेस भी इसका राजनीतिक रंग दे रही है, क्योंकि दोनों भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, देश का हित दोनों नहीं देख रहे हैं, दोनों अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं, प्रधानमंत्री की कुर्सी देख रहे हैं। तो इस चीज को उलझाकर जनता के सामने सत्यता को नहीं लाना चाहते हैं। नहीं तो पार्लियामेंट को चलने दें, चीजें पार्लियामेंट के सामने आए, तो कम से कम सत्यता तो आए सबके बीच में। उसमें जो अभिमन्यु जी अपने आरोप लगा रहे हैं, जा रहा है, अगर पार्लियामेंट चलेगा, दोनों सरकारें दोषी हैं। अगर पार्लियामेंट चलेगा तो नरेश जी एक नुकसान होने जा रहा है, जो बीजेपी की सरकारें हैं और आपकी सरकार है, 2G, अभी जो सीएजी का रिपोर्ट आया है आज, उसमें मनरेगा को लेके उन राज्य सरकारों ने किस तरह का घोटाला किया है वो भी सामने आ जाएगा चर्चा में। तो इसलिए अगर मेरे ख्याल से पार्लियामेंट ना चले तो आप सबों के लिए बड़ा फायदा है। एनके सिंह जी एक बात बड़ा साफ कहते हैं, ये सीएजी न रामायण है न गीता है, ये अभिमन्यु जी मान रहे हैं। रिपोर्ट कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं होती है, सीएजी की रिपोर्ट, ये आपको मानना चाहिए। अब सीएजी की रिपोर्ट को इस देश में मान लिया गया कि गीता रामायणों की जो कह दिया सही हो गया, बड़े बड़े घोटाले हो गए, 1,76,000 करोड़ की बात कही और सीबीआई 30 लाख करोड़ की बात पे आ गई। तो खाली सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर, क्योंकि सीएजी के चीफ पर भी प्रश्न उठ रहा है कि वो एक राजनीतिक दल के इशारे पे सब काम कर रहे हैं। 30,000 करोड़ खाली नहीं होता। मैं चीजों को बोलना नहीं चाहता हूँ, 30,000 करोड़ रुपया खाली नहीं होता। नहीं, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं 30,000 करोड़ मैं जो बात कर रहा हूँ कि ये दोनों दल जो हैं, जो गरीब हैं उनको रोटी नहीं मिल रही है। इन दोनों दल को सीबीआई पे भरोसा है नरेश जी, ये बड़ी अच्छी बात है। मुलायम सिंह जी को तो सीबीआई पे भी भरोसा नहीं है। अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं और हम चाहते हैं पार्लियामेंट चल के देश का इंटरेस्ट पार्लियामेंट सामने आना चाहिए। एक बात है नरेश जी, आपको बहुत अच्छा मुझे लगा कि आपको सीबीआई पे इतना भरोसा है कि उसके कैलकुलेशन 30,000 है तो वो सही होगा। ये मुलायम सिंह जी अक्सर सीबीआई को लेके कहते हैं कि इस पे दबाव रहता है, मेरे ख्याल से गलत है। मैंने सीबीआई पे भरोसे की बात इनके सिंह नहीं कही। हम तो पहले आरोप लगा रहे सीबीआई का कांग्रेसीकरण कर दिया गया है। तो सीएजी गलत, सीबीआई गलत कहा जाए? बीजेपी आती है तो बीजेपीकरण भी हो जाता है उसका। लेकिन आप 30,000 करोड़ रुपए की राशि को एनके जी, आप भी पत्रकार है, सीएजी की रिपोर्ट की कोई बड़ी भारी वैल्यू नहीं होती है, पीएससी की रिपोर्ट की वैल्यू होती है। जो पीएससी की रिपोर्ट आए वो फाइनल मानी जाती है। जी, तो पीएससी की आई थी, देखिए पिछली बार 2G स्पेक्ट्रम में आई थी पीएससी की, उसको इन लोगों ने खारिज कर दिया, जिसमें मुरली मनोहर जोशी थे। नहीं, लेकिन डॉक्टर जोशी ने अगर जो रिपोर्ट दी है वो पार्लियामेंट के सामने गई, वो पार्लियामेंट में आएगी डिस्कशन। नहीं, एक बात बताएं नरेश अग्रवाल जी, सीएजी की रिपोर्ट भी मानी नहीं जाएगी, पीएससी की रिपोर्ट भी मानी नहीं जाएगी, सीबीआई सरकार के अंडर में काम कर रही, सरकार के इशारे पर काम कर रही, तो फिर किस रिपोर्ट को माना जाएगा? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि पीएससी की रिपोर्ट नहीं मानी जाए, मैं भी पीएससी का चेयरमैन रहा हूं, मेरे सामने तमाम सीएजी की रिपोर्ट आई, 99% ऑब्जेक्शन रिमूव हो गए। तो ऐसा नहीं कि सीएजी बड़ा भारी गीता रामायण है, और सीएजी के चीफ पे अगर ये आरोप लग रहा है कि एक पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, तो इसको भी गंभीरता से देखना चाहिए। और मैं चाहूंगा सब चीजों की जांच एक अलग से कोई सेल बना के करी जाए, जिससे सत्यता है, और जो भी दोषी, चाहे जितना बड़ा व्यक्ति हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए और उसको जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। ठीक है, मैं आपसे जानना चाहूंगा कैप्टन अभिमन्यु कि आज जब आपने सदन में इस्तीफे की मांग उठाई तो सोनिया गांधी जी ने सामने आकर के कहा कि इस्तीफे का तो प्रधानमंत्री के कोई सवाल ही नहीं उठता। अब प्रधानमंत्री इस्तीफा नहीं देने जा रहे, आप क्या करेंगे? देखिए, कुल मिलाकर के इस पूरे प्रकरण में देश की जनता पेश रही है, और मुझे लगता है कि केंद्र की सरकार का रवैया आज ये है कि जितने भी भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लगे हैं, किसी प्रकार से वो कालिख जो उनके ऊपर चेहरे पर आज लगी है उसको साफ करने की कोशिश की जाए, उसको किसी तरह मिटाने की कोशिश की जाए, चाहे दूसरे के मुंह पर कालिख पोत करके। और जनता की परवाह नहीं है, यही सरकार जो है। क्या आप कालिख पोतना बंद करेंगे? क्या आप ये पहल करेंगे? लगे हैं अभिमन्यु जी, क्या आप ये पहल करेंगे? आप सदन की कार्रवाई चलने देंगे? हम तो चाहते हैं कि सदन में बहस हो, हाँ, और जेपीसी की रिपोर्ट लीक क्यों हुई इस बात पर बहस हो,
और कोयला घोटाले के अंदर किस प्रकार से प्रधानमंत्री कार्यालय ने हस्तक्षेप करने का काम किया, किस प्रकार से कानून मंत्री ने उसमें हस्तक्षेप करने का काम किया, कि सरकार मजाक बना रही है। सरकार ये कह रही है कि हमने केवल तो ठीक है, बहस हो, इसके लिए हंगामा तो बंद करना होगा ना आपको, कैप्टन अभिमन्यु करने का काम किया। सरकार इस पर बहस करना ही नहीं चाहती है जी। नहीं, सरकार कहती है हम बहस को तैयार हैं, आप इस्तीफे की जिद तो छोड़िए, करना नहीं चाहती है। चलिए खैर, ठीक है। बड़ी बहस का नतीजा ये निकला कि कोयले की दलाली में दोनों के ही हाथ काले हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या जो जरूरी काम है सदन के वो हो पाएंगे। खाद्य सुरक्षा बिल जैसा जरूरी अटका पड़ा है, क्या बीजेपी का हंगामा बंद होगा जिससे कि एक स्वस्थ बहस हो सके, या फिर जो तमाम सारे बिल हैं, जो जरूरी बिल हैं, वो सदन से पास हो सकें। ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि किसी को भी न संसदीय अनुशासन समझाया जा सकता है, न सिखाया जा सकता है। सदन के अंदर जो नेता मौजूद हैं वो भली भांति जानते हैं कि उन्हें किस तरह के अनुशासन का पालन करना चाहिए। बड़ी बहस में हिस्सा लेने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। इनके सिंह साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अमरजीत कौर हमारे साथ थी, बहुत बहुत शुक्रिया उनका भी। प्रभा ठाकुर जी फोन लाइन पर आई कुछ देर के लिए, जरूरी सवाल का हालांकि उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद हम उनका करना चाहेंगे। कैप्टन अभिमन्यु और नरेश अग्रवाल जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद सचिन पर है खास पेशकश, जरूर देखिए।